हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एन सी ई आर टी बुक। एन सी आर टी बुक में पढ़ेंगे क्लास जो है कि क्लास सेवन का ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लास को जो है कि स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी, मतलब बहुत उत्सुक थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। रेणुका की जो चाचा था वो 4 महीने बाद आज जो है कि घर में था। वह बहुत खुश थी। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। वो वन्यजीव यानी कि पशु पक्षी का जो है फोटो खींचते थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत जो है कि ट्रेवलिंग करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। वह अपने बचपन से ही उसकी जो रुचि थी वो वन्यजीव और वन में था। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, मतलब उसे बताया, प्रकृति से रिलेटेड बुक के बारे में उसे बताया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। वहाँ के जो रहने वाले तस्वीर था उसको बहुत एट्रैक्टिव, मतलब कि आकर्षित किया करते थे। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। उसके चाचा ने कहा कि देखो, यहाँ देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदमी को आप देख सकती हो। इनमें इनमें जो है इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है, जो कि कुछ जो है आदमी रेगिस्तान से, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म, कुछ जो है कि गर्म नम वर्षावनों से है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। यानी कि उनका जो चेहरा कुछ अलग क्यों ना हो, लेकिन और सारी क्रियाएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उसके जो पहनावा है, रहन सहन, खाने पीने का सामान सब मेरे जैसा है। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते होंगे। उसके चाचा ने कहा उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते होंगे। किसको कहा? रेणुका को कहा। कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। घरेलू कार्यों में जो है कि अपने परिवार की वो मदद करते हैं। वह प्रकृति के करीब रहते हैं। वह नेचर के जो है कि बहुत करीब रहते हैं, क्लोजली रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना जो है कि सीख जाते हैं। आइए पढ़ते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र जो कि हम मानचित्र 6.2 देखें, यानी कि 6.2। उसके बारे में जानने से पहले ये देखिए अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। यहाँ है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, अमेजन बेसिन। दक्षिण अमेरिका, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, गुयाना, ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है कि
स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ये देखिए, ये है मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भागों को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग, उसके यानी कि बीच के भाग को जो है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी जो है कि इसी प्रदेश यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो कि पूर्व से निकलकर पश्चिम में पर्वतों से पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। पश्चिम से निकलकर पूर्व में ये कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नदी का मुहाना कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, कोई अन्य जल राशि में मिल जाती है, उसे मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती। किसका करती? अमेजन बेसिन का निर्माण करती। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती। क्या होती? अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। यानी कि उन पर जो है कि आक्रमण कर दिया। किस पर? स्पेन के अन्वेषकों पर। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा, जिसके कारण वहाँ का नाम क्या पड़ा? अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिल जाती है। छोटी नदियाँ जो है कि मुख्य नदी में मिल जाती है, जिसे सहायक नदी कहते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यानी जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन। जलवायु किसे कहते? चलिए देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ठीक है, ऊपर पड़ा भूमध्य रेखा के आसपास जो है कि अमेजन बेसिन फैला है और पूरे वर्ष में यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। पूरे साल में गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों रहता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि डेली बाय डेली के वहाँ पर वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रात के समय जो टेम्परेचर जो है कि घट जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होता है जिसके कारण भूमि पर जो है कि बहुत अधिक वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, मतलब कि छत के जैसा बन जाता है सिर्फ पत्ती के कारण, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो है कि
सूर्य का प्रकाश धरातल तक यानी कि जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें जिसमें जो है कि छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी कि जो छाँव में ज़्यादा बढ़े वही वनस्पति मतलब कि पेड़ पेड़ वृक्ष सब लग सकते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक एवं ब्रोमालायड पैदा होती है। वर्षा वन में प्रजाति की प्रचुरता होती है। क्या होती है? प्रचुरता, मतलब कि वर्षा वन में ढेर सारी प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, वो अलग होते हैं। बड़ी चोंच वाली जो है पक्षी वो भारत में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जो अलग होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपर भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या? टैपर, जिसको चींटी खाते हैं, मतलब चींटी को खाने वाले को टैपर कहते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। सांप भी पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोवा कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। इस बेसिन में जो है कि रहते हैं, हजारों कीड़े मकोड़े भी इस जंगल में रहते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वो मजबूत है, असाधारण रूप से जो है कि मजबूत है। ये देखिए अमेजन बेसिन, यहाँ की गाछ वृक्ष कैसे होते, पेड़ सब। क्या आप जानते हैं ब्रोमालाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है। ब्रोमालाइड नामक एक पौधा है जो कि अपने पत्ती में जल भरकर रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक, जिसके कारण जो है कि अंडा देते हैं। वर्षा वन के निवासी, वर्षावन के निवासी, चलिए, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, यानी कि शिकारी है, तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि नदी में जो कि मछली पकड़ती हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वो तो अभी भारत में भी है। आओ कुछ करके सीखे। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। ठीक है, सीरियल पर दिखाते हैं या प्रचार में दिखाते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। आपने जो सीखा वो अपने दोस्त को बताइए। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ये सभी जो है फसल है। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। दहन कृषि पद्धति का जो यूज करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोक है। क्या है? मिनियोक है, जिसे कस्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्बा भी कहते हैं। तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कोको और नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। मतलब उस टाइप का जो
छप्पर के घर बना लेते हैं मधुमक्खी के टाइप, उसी घर में रहते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जहाँ पर बड़ा घर है, अपार्टमेंट रहने वाले, उसको क्या कहते हैं, मोलाका, मलोका, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के कुछ लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन धीरे धीरे जो कि चेंजेज हो रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, यानी कि वन तक पहुंचने के लिए सिर्फ नदी के रास्ते ही जा सकते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। 1970 में कौन सा मार्ग बना, ट्रांस अमेजन महामार्ग। कौन सा महामार्ग, ट्रांस अमेजन महामार्ग बना। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। मतलब पुराने ज़माने की जो खेती का कैसे करते उसका प्रयोग करते थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो गए, वो नष्ट हो गया। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा वन का जो लुप्त होता है उससे जो कि लुप्त होता है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। सघन वन जो है कि बंजर भूमि में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों की झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते थे, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है हो जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को जो कि साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो निर्माण करती है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी कि 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है, इसमें जो कि बहता है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों को नाम ढूंढें। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी है, आप उनके नाम ढूंढिए एटलस के प्रयोग करके। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरवन डेल्टा का जो है कि इस बेसिन में जो है कि इस बेसिन में की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में क्या पाई जाती है, अनेक चाप झील पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, मतलब कि जून से सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में
गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें गर्म होती है और शीत ऋतु में ठंडक महसूस होने लगता है। भारत का मानचित्र देखिए, आप एटलस का उपयोग करके भारत का मानचित्र देख सकते हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, मतलब कि जमीन है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। क्या होती है? भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए, मतलब मानव रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, जो कि सबसे जरूरी है। अतः यहाँ के जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, जो कि बराबर है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। आजकल जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ जो है धान की खेती उपजाया जाता है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क एवं कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अपने भागलपुर में भी सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें जो है कि उगाई जाती है। विभिन्न भूआकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ उगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। बांस के जो है कि झुरमुट पाया जाता है। घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। किससे घिरा है? मैंग्रोव वन से घिरा। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फड़ जैसे शकुनधारी वन पाए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं। आओ कुछ करके सीखे। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगे। कई सारे ब्रह्मपुत्र के नाम है, दूसरे नाम आप पता लगा सकते हैं एटलस की सहायता से। जनसंख्या घनत्व क्या क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। क्रियाकलाप: जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्र करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ है, जहां पर उनका निर्माण हुआ है उसका जो है कि पता लगाइए। ये देखिए, असम में चाय का बागान, चाय की खेती कैसे की जाती थी उसका दृश्य है। धान की खेती कैसे की जाती थी उसका ये दृश्य है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। कौन सा? गेंडा। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं, यानी मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। गेहूं, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। कहाँ खाए जाते हैं मछली, चावल? बंगाल में सबसे ज़्यादा। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह कर कृषि के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो, यानी कि ढलान इसलिए हटाया जाता है कि जल जो कि बेकार ना जाए।
झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मतवाली मौन गांव में रहता है। विनोद एक कौन है? मछुआरा है, मतलब मछरमारा है। वो मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, यानी कि खुशहाल व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने सभी मछुआरों यानी रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया, यानी कि नदी को उसने साफ कर दिया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, झील में जो उगता है खरपतवार, वेलिनेरिया हाइड्रिला, मछलियों का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें उगाता है। धान भी उगाता है, मकई भी उगाता है और दाल भी उगाता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का भैंसे का उपयोग किया जाता है। मतलब कि वो मछुआरा जो है भैंस का उपयोग करते थे। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी नदी में पकड़ने नदी में पकड़ने के लिए नदी में जो है कि पकड़ने के लिए नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है, यानी कि मछली पालन का कोई विशेष खतरा नहीं है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है? बात सही है, डॉल्फिन ये मेरे बटेश्वर स्थान में भी पाया जाता है। आप जान लीजिए, भागलपुर विश्वविद्यालय के आसपास है। जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है। सुसु का ऐसा हंसी वाला भी यूजेज आ जाता है। सुसु मतलब वो पेशाब नहीं समझ लीजिएगा, सुसु डॉल्फिन का नाम है। रसायन का अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। वो कई सारे प्रदूषित जो शहर है उसको नष्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था स्वच्छ भारत का अभियान। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों को गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है। गंदा पानी जो है गंगा नदी में बहकर चला जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र एवं उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग को जो है कि सुविकसित किया है। ये देख लीजिए। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। जलमार्ग जो है यातायात का प्रभावशाली साधन है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था? किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल इलाहाबाद एवं गंगा एवं यमुना का संगम है। किसका है? गंगा और यमुना का संगम। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा कहाँ है? असम में, एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आप देख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, भागते रहिए।